हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द ब्यूरोक्रेसी में। और कल हम लोगों ने उत्तराखंड पीसीएस मेंस को ध्यान में रखकर एक छोटा सा डिस्कशन करना शुरू कर दिया है ताकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको असिस्ट किया जा सके और आपको मेंस का जो सिलेबस है उसको डिकोड करने में मदद मिले। इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने अपना कंटेंट भी तैयार कर रखा है, जो लोक सेवा आयोग का नया वाला सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग, पॉइंट टू पॉइंट। तो यकीन मानिए इस कंटेंट को अगर आप परचेज करते हैं तो आप सफलता के नज़दीक पहुंच जाएंगे। ठीक, तो कल के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने पेपर के फॉर्मेट को भी देखा था कि किस प्रकार का आएगा इस बार के मेंस में। और फिर हमने जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 1 था उसके पहले पॉइंट में थोड़ी सी चर्चा की थी। होपफुली आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी होगी और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं आज जीएस के पॉइंट नंबर 2 में। ओके, चलिए। तो ये तो रहा फॉर्मेट जो मैंने कल डिस्कस किया था, एक बार फिर से देख लीजिए। 3 प्रकार के क्वेश्चंस हैं, 50 वर्ड लिमिट वाले जो 4 मार्क्स के होंगे और ये होंगे 5 क्वेश्चन, और 100 लिमिट वाले 8 मार्क्स के होंगे 10 क्वेश्चन, और 150 वाले 10 मार्क्स के होंगे 10 क्वेश्चन, यानी कि 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। और जीएस के सभी पेपर 200 मार्क्स के हैं। ओके, तो ये रहेगा ब्रेक थ्रू पेपर के फॉर्मेट का। ये हम कल डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार और देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आज जो जीएस 1 का जो पॉइंट नंबर 2 है। हम लोग जीएस पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे, सिलेबस इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। जो पॉइंट नंबर 2 है उसको देख लीजिए क्या है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी कि इंडियन हिस्ट्री से है पूरी तरीके से, फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड सम इश्यूज। तो 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं विषय। तो ये पॉइंट नंबर 2 है हमारे जनरल स्टडीज पेपर 1 का। तो इसी पे हमारी चर्चा रहेगी आज। तो देखिए, 18th सेंचुरी आप समझ रहे हैं, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य। तो इसका मतलब क्या हुआ, बात होगी 1750 से आगे की। ठीक, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी का मतलब क्या है, 18वीं शताब्दी का मध्य मतलब 1750 से आगे। कब तक, कम से कम 1947 तक, और उसके बाद फिर वर्तमान तक का भी। तो हमें कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हम प्रीलिम्स वाले एग्ज़ाम के दौरान पढ़ चुके थे। तो आपको अब एक गंभीरता वाला रिवीजन करना है, ना सिर्फ रिवीजन करना है बल्कि आपको आंसर्स लिखने भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ आपको याद दिलाता हूँ, है ना। क्या चीज़ याद दिलाता हूँ कि 1750 से लेकर 1947 के बीच में किस तरीके से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में घटनाएं होते हुए देखते हैं। तो आइए इसी पे छोटी सी चर्चा कर ली जाए। ओके, आइए 1750। तो जरा तस्वीर बनाइए अपने दिमाग में कि 1750 से लेकर 1947 के बीच भारत के इतिहास को किस प्रकार से समझा जाए। इस समय आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न इंडिया इतिहासकारों के अनुसार शुरू हो चुका है, जो कि 1707 से शुरू हुआ था, लेकिन सिलेबस में मिड ऑफ द 18th सेंचुरी माना गया है। तो हम समझ सकते हैं कि ये वो समय था जब मुगलों का पतन हो रहा है तेजी से। ठीक है, क्या हो रहा है, मुगलों का पतन, यानी कि डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स चल रहा है इस समय। और साथ ही साथ हम देखेंगे बिल्कुल साइमल्टेनियसली ब्रिटिश राज्य का विस्तार हो रहा है। ठीक है, ब्रिटिश का विस्तार हो रहा है साथ साथ, यानी कि ब्रिटिश एक्सपेंशन चल रहा है साथ साथ। तो ये दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं, एक का राइज एक का फॉल। इसका हो रहा है फॉल, इसका हो रहा है राइज, ब्रिटिश एक्सपेंशन। तो कई सारे ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जो इस दौरान हमको देखने को मिलते हैं, जिसको आप कई तरीके से पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना होगा कि किस प्रकार से मुगलों का पतन हुआ। तो ये जो पीरियड है 1707 से लेकर
1857 तक का ये जो 150 साल है, इसमें मुगलों का पतन होगा। और इस कालखंड को क्या कहा गया है? उत्तरवर्ती मुगल शासक या मुगल शासन, है ना, उत्तरवर्ती मुगल्स, यानी कि पोस्ट मुगल पीरियड है ये। कौन सा पीरियड है? पोस्ट मुगल पीरियड। एक चीज तो आपको ये पढ़नी है। दूसरा किस पे ध्यान देंगे आप? इसी दौरान कई सारी रीजनल पावर्स का उदय हुआ है, यानी कि क्षेत्रीय राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश का उदय हुआ है। ये सब बातें आप प्री के दौरान पढ़ चुके होंगे। जैसे मैं कुछ नाम लिखता हूं, जैसे कि मैसूर, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया? मैसूर, मराठास जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने का सपना देखा था। नंबर 3, अवध का नाम सुना होगा आपने, अवध। इसी प्रकार से बंगाल, ठीक है, हैदराबाद, एटसेट्रा। ये सारे, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1707 से लेकर 1857 के बीच में ये सारी गतिविधियां होती हैं। जो कभी मुगलों के क्या थे, प्रांत थे, उन सब ने एक एक करके क्या कर दी? स्वतंत्रता घोषित कर दी अपनी। इसमें पंजाब का नाम भी बहुत जरूरी है, रंजीत सिंह, पंजाब एंड रंजीत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो इन सब को पढ़े बगैर आगे नहीं बढ़ सकते कि किस तरीके से मैसूर राज्य की स्थापना हुई थी, किस तरीके से हैदर अली ने, है ना, सत्ता हथिया ली थी, और कैसे इसकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने उसको आगे बढ़ाया। और हमें 4 एंग्लो मैसूर वॉर का उल्लेख मिलता है। सो वी हैव अ रेफरेंस ऑफ 4 एंग्लो मैसूर वॉर, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। इसी तरीके से 3 आंग्ल मराठा युद्ध का उल्लेख मिलता है। हम देखेंगे कि 1761 में कैसे मराठाओं को अहमद शाह अब्दाली ने 3rd बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया था, और फिर कैसे रही सही कसर किसने करी? अंग्रेजों ने पूरी करी। तो 1761 के बाद इनका पतन जारी है, और अंततः 1818 में हम देखते हैं कि किस प्रकार से इनका अंत हो जाता है। कई सारी संधियां हुई हैं, बहुत सारी संधियां हुई हैं, इनमें हो सकता है क्वेश्चन संधियों में से आ जाएं। अवध राज्य भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य था, ठीक है। हम देखेंगे कैसे अवध राज्य लंबे समय तक ब्रिटिश का एक सहयोगी बना रहा, और आप जानते ही हैं कि कैसे मैसूर के युद्ध में 1799 में जब टीपू सुल्तान पराजित हुआ था, तो वहाँ पर सहायक संधि लगा दी गई थी, और इस सहायक संधि में हस्ताक्षर करने वाले हैदराबाद, अवध और भी कई सारे राज्य थे। तो एक प्रकार से मित्र राज्य बना लिए थे अंग्रेजों ने अपने। तो अवध भी उन्हीं में से एक है। और कैसे 1856 में कुशासन या कुप्रशासन का आरोप लगाकर आउटरम रिपोर्ट को ध्यान में रखकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस में मिला लिया है? ब्रिटिश साम्राज्य में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, और ये होता है ठीक 1 साल पहले 1857 की क्रांति से। तो ये सारे जितने भी आपको रीजनल किंगडम्स दिख रहे हैं, इन सब की अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, और कैसे अंग्रेजों ने इनको एक एक करके हराया, ये सब भी आपको पढ़ना होगा। इनफैक्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन करना है, ज़रूर करना है। और ये सारे 1857 की क्रांति से पहले के मेजर इवेंट्स हैं। ये सब क्या है? मेजर इवेंट्स हैं 1857 से पहले, जो क्रांति हुई थी उससे पहले के। तो हम देख सकते हैं कि 1707 से लेकर 1857 के बीच में ना सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हुआ है, मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हुआ, और जिन जिन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करी थी उन सबको एक एक करके अंग्रेजों ने हराया है। तो ये था क्या? ब्रिटिश राज्य का विस्तार। ये होगा पहले पार्ट में। इसी दौरान एक फिनोमिना और काम कर रही है, वो भी जान लेना जरूरी है। क्या? जैसे आपको याद होगा, एक इवेंट है या कह सकते हैं एक फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं रेनेसां। क्या कहते हैं? रेनेसां, यानी कि पुनर्जागरण का काल, ठीक है।
पुनर्जागरण का जो काल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको दो प्रकार के आंदोलन दिखाई देंगे। एक तो होता है रिफॉर्म मूवमेंट और एक होता है रिवाइवल, अर्थात एक है सुधारवादी आंदोलन और एक है पुनरुद्धार। सुधारवादी आंदोलन में आप देख सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्म समाज आ जाएगा, BS लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पर दयानंद सरस्वती का आर्य समाज आ जाएगा। ये तो मैंने खाली एग्जाम्पल उठाए हैं, लेकिन और भी कई सारे मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी का क्या था, ये एक सुधारवादी आंदोलन था जिसने भारत के सोए हुए जनमानस को जगाया, एक साइंटिफिक स्पिरिट, एक टेम्पर को कह सकते हैं कि इन्फ्यूज किया है, और कैसे भारत को जो लंबी गहरी नींद में सो रहा है उसको जगाने का काम किया है इन सभी आंदोलन ने, जिसको क्या कहा गया है, रेनेसां। तो मॉडर्न इंडिया में ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हो सकता है किसी भी आंदोलन के बारे में शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए, और यूपी PCS में अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में लास्ट ईयर क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं, अलीगढ़ मूवमेंट में क्या कह सकते हैं कि सर सईद अहमद खान के संबंध में टिप्पणी लिखने को आ चुकी है। तो ये जो आंदोलन था ये सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं, मुसलमानों में भी चलता है, दोनों में सुधारवादी और पुनरुद्धार आंदोलन चलते हैं। तो इस चैप्टर को भी जरा आप ध्यान से देखेंगे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वेद समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट, और फिर रामकृष्ण मूवमेंट, कौन भूल सकता है ना, रामकृष्ण मूवमेंट। ठीक है, किसका, स्वामी विवेकानंद का, उनकी यात्रा, शिकागो में उनका भाषण। तो ये होता है 1897 में स्थापित। इस प्रकार से कई सारे विदेशी भी भारतीय कारणों से बहुत प्रभावित हैं। उनमें से एक नाम आता है एनी बेसेंट का। ठीक है, एनी बेसेंट, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई भारत में थियोसॉफिकल मूवमेंट, यानी कि थियोसॉफिकल आंदोलन को इस्टेब्लिश करने में और उसको प्रोपागेट करने में। तो इसकी क्या फिलॉसफी थी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ओवर द थियोसॉफिकल मूवमेंट। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफॉर्म मूवमेंट एंड रिवाइवल मूवमेंट, सुधारवादी आंदोलन और पुनरुद्धार आंदोलन में आखिर फर्क क्या है। इन सब पे भी हमारी गहरी समझ होनी चाहिए। तो ये चैप्टर जरूर देखेंगे आप, और ये सारी बातें आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट में प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट को पढ़िए, आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यकीन मानिए। बाकी आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में जनरेट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, क्या बड़ी बात है। मैं आपके सामने लगभग रोज प्रस्तुत होऊंगा, पॉइंट वाइज एक एक जो GS में सिलेबस दिया गया है उसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर चल रहे हैं आपका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए चल रहे हैं कि आपको इस टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़नी है, और इन सब का उल्लेख आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट में किया गया है, ये आपको बताना है मेरे को। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये भी साथ साथ चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि जब 1857 की क्रांति हो गई तो उसके बाद हम देखते हैं 1857 का जो रिवोल्ट है ये भी एक आई ओपनर था, आंखें खोल देने वाला। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश के शासन करने के तरीकों में बदलाव आता है, और साथ में ये भी देखना है कि अब तक ब्रिटिश ने क्या कोई चेंजेस किए थे इंडिया में रहते हुए। तो इसका जवाब है हाँ, ब्रिटिश मेड लॉट ऑफ चेंजेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हम देखेंगे जो उनकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, उनकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, यहाँ से भी शॉर्ट नोट आ सकता है। जैसे कि उनका जो वो है स्थायी बंदोबस्त, आपको याद आ रहा होगा, स्थायी बंदोबस्त पढ़ लीजिएगा, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। रियोतवाड़ी यानी कि रैयतवाड़ी, आप समझ रहे हैं बात को, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ये सारे सिस्टम, ये सारा जो चेंजेस था इकोनॉमी में, ये ब्रिटिश कर चुका है।
इसके बारे में भी पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से किसी पॉइंट में से आ सकता है 50 या 100 वर्ड्स में कि राइट अ शॉर्ट नोट ओवर परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको पढ़े बगैर भी आगे नहीं बढ़ेंगे आप लोग। मैं चाह रहा हूं कि आपको ये टॉपिक पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, तभी कंप्लीट माना जाएगा। इसी के साथ साथ जो इंडिया में हम देखते हैं कि इनकी इन पॉलिसीज की वजह से भारत की जो अपनी जो आर्थिक स्थिति थी उसमें उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कि किस प्रकार से हथकरघा उद्योग चौपट हो गया, ठीक है ना, और किस तरीके से भारतीय बाजार में ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकने शुरू हो गए हैं, और इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, जो कुटीर उद्योग है, वो पूरी तरीके से चौपट कर दिया इन लोगों ने। तो ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको भी हो सके तो आप ज़रूर अच्छी तरीके से देख कर जाएं। ओके, 1857 की क्रांति हुई, इन्हीं सब कारणों की वजह से ब्रिटिश को अपने शासन करने के तरीकों में बदलाव करने पड़े, और हम देखते हैं कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है समाप्त, और इंडिया वॉज पुट अंडर क्राउन। अब भारत में किसका शासन चल रहा है? महारानी का। और साथ में ध्यान देने वाली बात और है, ये हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के ही अगर पॉइंट्स लिखने को आ जाएं तो क्या करिएगा, तभी कर पाएंगे जब आप इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। हो सके तो इन सब चीज़ों को जरा ध्यान से देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के क्या नॉर्म्स थे या क्या क्या फीचर्स थे वो। इस प्रकार हम देखते हैं आगे इतिहास बढ़ता है, और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, और शुरुआत मानी जाती है किसकी? इंडियन नेशनल मूवमेंट की, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन की। और इस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है। राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में एक बहुत बड़ी फिनोमिना है, जो 19वीं शताब्दी से शुरू होकर 20वीं शताब्दी के लगभग मध्य तक चलती है, यानी कि भारत की आज़ादी तक, अर्थात 1947 तक। अब ये कुछ ऐसे प्रकरण को समेटे हुए है जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, और इसे हमें बहुत ही बारीकी से समझना होता है, खास तौर पे पीसेस जैसे एग्जाम के लेवल में। ओके, तो ये भी आपने अपनी तैयारी के दौरान पढ़ा होगा, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से आप देखेंगे कि इस राष्ट्रीय आंदोलन को इतिहासकारों के द्वारा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उदारवादी यानी कि मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट यानी कि उग्रपंथी के जो नेता हैं वे, और फिर गांधीवादी युग। ये कौन नहीं जानता, ये हम सब जानते हैं भाई। उदारवादी है ना, और उग्रपंथी और गांधीवादी। तो हम पहुंच जाएंगे 1885 से कहां तक? 1919 तक। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि उदारवादियों का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान है, ठीक है, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों गिनाने हों, तो क्या कीजिएगा, है ना। तो आपको दोनों चीज़ दिखानी होंगी कि मॉडरेट लीडर्स जो थे वो कम से कम एक कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे थे, लेकिन उनके कार्यक्रम की जो शैली थी वो बड़ी सीमित थी। उनका एक सोशल बेस तैयार नहीं हो पाया। सब अंग्रेजी पढ़ना जानते थे, अंग्रेजी लिखना जानते थे, भाषण उनके अंग्रेजी में छपते थे, तो आम जनता तो नहीं पढ़ पाएगी ये सब। तो हम कह सकते हैं कि एक मासिव लेवल पर ये आंदोलन क्रिएट नहीं कर सके, लेकिन एक अवेयरनेस जरूर क्रिएट करी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, जो डिमांड इन्होंने ब्रिटिश के समक्ष रखी थी। तो वहां पर इनका कुछ पॉजिटिव रोल नजर आता है। लेकिन फिर भी मॉडरेट नेता का युग खत्म हुआ और एक्सट्रीमिस्ट नेता आते हैं, इनका अपना रोल है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे आप? इसमें फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस से क्वेश्चन आ सकता है, और कह सकते हैं कि इवेल्युएट द रोल ऑफ सम मॉडरेट लीडर्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर इसी दौरान हम देखते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल पार्टीशन, है ना। बंगाल का विभाजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, 1905 में हुई थी, और इसके फलस्वरूप जो
बंग भंग आंदोलन कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन आंदोलन जो होता है, ठीक है ना, स्वदेशी मूवमेंट जिसको कहते हैं, स्वदेशी मूवमेंट पे नोट आ सकता है लिखने को, स्वदेशी आंदोलन, इस पे शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, ठीक है, कि क्या मतलब है स्वदेशी आंदोलन का और किस प्रकार से कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ जाती है 1907 में, ये सब बातें आप पढ़ चुके हैं। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म क्या है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है कुछ समय पहले, इसके बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है, 1906 का मुस्लिम लीग, और फिर 1909 में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म के कुछ क्या आ सकते हैं पॉइंट्स लिखने को आ सकते हैं, ये बात है 1909 की। हार्डिंग बम कांड आ सकता है 1911 का, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, और हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है इसने। 1913 में 14 में सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, उसका रोल पूछा जा सकता है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। जाहिर सी बात है कि उसने उसको बढ़ाया ही होगा आगे। गांधी जी की वापसी होती है, ठीक है, गांधी केम बैक टू इंडिया, ठीक है, गांधी रिटर्न टू इंडिया, सॉरी गांधी रिटर्न टू इंडिया, और उन्होंने जो मासिव मूवमेंट चलाया, गांधी आश्रम है, शुरुआत के जो आंदोलन है, जैसे कि 50 वर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है, चंपारण मूवमेंट से आ सकता है, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन से आ सकता है, और खेड़ा सत्याग्रह से आ सकता है, जो शुरुआत के जो आंदोलन है ये आ सकते हैं इसमें। हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920-21 में चला 22 तक, इसमें 100 वर्ड्स या 150 वर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है ना, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से क्या तात्पर्य है, और इसमें गांधी जी की भूमिका आ सकती है, ठीक है। और अब देखेंगे कि किस तरीके से गांधी जी ने 3 बड़े आंदोलन का नेतृत्व लिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया आपका 1920 से लेकर 22 तक का, इसी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 वाला, और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 वाला। किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिविल डिसओबीडियंस से भिन्न है, सवाल ये भी आ सकता है। किस प्रकार से असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि इसके क्या गोल्स थे। इसी तरीके से आप देखते हैं कि जब गांधी जी ने आंदोलन बीच में ही समाप्त कर दिया था तो युवा वर्ग काफ़ी निराश है, वो अपने तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता है। तो हम आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और HSRA की जो भूमिका है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें आप जानते ही हैं चंद्रशेखर आज़ाद हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, सुखदेव, राजगुरु, ये सारे जो यंग गन्स ऑफ इंडिया है, इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। सॉन्डर्स की हत्या, भगत सिंह की फांसी, ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं, तो इनका भी रोल लिखने को आ सकता है। ओके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से अक्सर क्वेश्चन आते रहे हैं। तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का परिणाम ये हुआ कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। ओके, 1928 की नेहरू रिपोर्ट में क्वेश्चन लिखने को आ सकता है। नेहरू रिपोर्ट पर क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप पढ़ के जाएंगे 1928 की। अगस्त ऑफर आ सकता है, ठीक है, किस तरीके से कांग्रेस ने सरकार बनाई जो 28 माह तक चली, इसको भी आप अच्छी तरह जानते होंगे अपनी तैयारी के दौरान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था। 1940 का अगस्त ऑफर, ये आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। अगस्त ऑफर हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, वेवल्स प्लान हो गया, कैबिनेट मिशन प्लान हो गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार किस प्रकार से भारत आज़ाद हुआ, तमाम चीज़ें हैं। और इसी दौरान हम पर्सनैलिटीज़ को भी नहीं भूल सकते। एक से एक व्यक्तित्व आपको राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिख सकते हैं। दादा भाई नेहरू जी
ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर, इनके बारे में आप पढ़िए। ठीक है, गांधी, उनकी विचारधारा, नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सो मैनी ऑफ देम। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में कई सारे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। यस, रोल ऑफ वुमेन्स एज वेल। महिलाओं की भूमिका को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि असहयोग आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पे, इन सभी चीजों के बारे में जो मेंशन किया गया है सिलेबस में, इसके कंटेंट को लेकर चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पास सारा कंटेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो दोनों ही मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, वो इस कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो का पर्पस आपका अटेंशन डाइवर्ट करना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो कंटेंट है उसको किस प्रकार से परचेज करना है, ताकि आप आंसर लिखना शुरू कर सकें, और ना सिर्फ शुरू कर सकें जबकि उसको चेक भी करवाया जाएगा। चेक करने के बाद फीडबैक दिया जाएगा और किस तरीके से उसमें सुधार किया जा सकता है। ये सारी बातें आपको इस कंटेंट को परचेज करने के बाद मिलनी शुरू हो जाएंगी। कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया भी था कि किस तरीके से आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या क्या फीस है। आप सेक्शनल वाइज भी परचेज कर सकते हैं। किसी को अगर ऐसे राइटिंग का लेना है तो ऐसे राइटिंग का ले सकता है, किसी को खाली GS 5 और GS 6 लेना है वो भी ले सकता है, किसी को आंसर राइटिंग का लेना है तो वो भी परचेज कर सकता है। कई सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, होना ही चाहिए, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विस के शानदार कंटेंट को परचेज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में GS के 3rd पॉइंट के साथ। थैंक यू, बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके।